वेलकम टू वेलकम टू एफिनिटी डिजिटल। हम लोग आज मिनी स्टैटिक टेस्ट 4 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सर्टेन स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच थ्रू अ डिस्टेंस एस इज 10 जूल। ये स्प्रिंग होगा हमारा यहाँ पर। तो इसको यहाँ से स्ट्रेच करके कुछ लेकर के जाते हैं ये डिस्टेंस तक, जो आपको दे दिया है कि ये एस डिस्टेंस तक लेके गए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है। तो कहता है कि और डिस्टेंस सेम डिस्टेंस को खींच करके लेके जाने में कितना वर्क डन करना होगा। तो इसके लिए मैं सिंपली देखते हैं वर्क डन जो हमें निकालना है। पहले एस डिस्टेंस तक लेके गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, आप के एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए कि ये एस था, यहां से और एस गया, ये कितना डिस्टेंस हो गया आपका, ट्वाइस एस हो गया है। तो वर्क डन को अगर हम यहां पर देखेंगे तो वर्क डन के लिए क्या कर सकते हैं, फाइनल वाला देख रहे हैं आप ट्वाइस एस है माइनस इनिशियल वाला, तो इससे हमारा वैल्यू आ जाता है 3/2 हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे दिया है 10 जूल है। अगर 10 जूल है दैट ये वैल्यू को पुट करते हैं हमें कितना मिलता है 30 जूल। नेक्स्ट में कहता है 1 मैन टेक्स 1 मिनट टू रेज ए बॉक्स। मान लेते हैं बॉक्स कहीं पर रखा हुआ है, किसी जगह तक लेकर के जाने में 1 मिनट लग रहा है इसे, ये गिवन है आपको। और सेकेंड को दूसरे को सेमी हाइट तक लेकर के जाने में ये हाफ मिनट ले रहा है, हाफ मिनट ले रहा है। तो कहता क्या है कि एनर्जी ये दोनों का क्या रहेगा, डिफरेंट होगा सेम होगा। तो देखिए वर्क डन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्क डन क्या हो जाता है आपका mgh हो जा रहा है। एनर्जी रिक्वायर्ड वर्क डन जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा mgh, ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है लेके जाने में। तो दोनों मास तो सेम ही था, जी तो कांस्टेंट रहेगा और हाइट भी सेम हो गया। दैट इस हिसाब से हम दोनों केस में कह सकते हैं कि जो एनर्जी रहेगा, एनर्जी क्या हो गया आपका सेम रहेगा दोनों केस में, क्योंकि सेम ही हाइट लेकर के जा रहे हैं। अगर हाइट डिफरेंट होता देन अलग बात हम कह सकते थे, लेकिन यहां पर एक काम कह सकते हैं कि टाइम का डिफरेंस आया है दोनों में, एक का 1 मिनट है दूसरे का हाफ मिनट है। तो इस हिसाब से हम पावर के बारे में कह सकते हैं कि पावर डिफरेंट है, लेकिन एनर्जी हम इस केस में देखेंगे हमारा सेम ही रहेगा। दैट इज जो ऑप्शन हमारा आता है ये वाला ऑप्शन हमें मिल जाता है। नेक्स्ट फिर है आपको गिवन है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर द फोर्स बिटवीन टू एटम्स इन ए डायटोमिक मॉलिक्यूल इज अप्रोक्सीमेटली, कुछ गिवन है आपको। तो इसमें कहता है कि डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज दिस। तो डी का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो ये चीज को देख लीजिए, यू एक्स इन्फिनिटी पर लिया है, इन्फिनिटी पर तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा जीरो रहेगा। बहुत डिस्टेंस पर ले रहे हैं अगर हम तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा जीरो है। तो अब बच जाता है इक्विलिब्रियम के लिए, ये इक्विलिब्रियम पे इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजिशन तो हमें चाहिए होगा। तो ये डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद मतलब कि हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। यहां से इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फोर्स इक्वल टू जीरो हो जाता है। दैट इज यहां से डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर लिया, इससे हमें एक्स का वैल्यू मिल जा रहा है। अब इस वैल्यू को यहां पर हम पुट कर देते हैं। तो जो पुट कर रहे हैं तो इससे इस वाले वैल्यू में आप देख सकते हैं, ये वैल्यू को पुट करेंगे हम तो हमें जो मिल रहा है यहां से हमें ये मिल जाता है b²/4a। अब ये तो जीरो था हमारा, तो दैट इज जीरो माइनस ये मिल रहा है हमें, तो ये वैल्यू हमारा मिल जाता है b²/4a। दैट इज ऑप्शन 4 हमारा आ जाता है, सॉरी ऑप्शन 4। नेक्स्ट है
इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज 2 टाइम्स इट्स मोमेंटम विल। मतलब ये क्वेश्चन है रिलेशन वाला, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच रिलेशन को पूछ रहा है। तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी के लिए लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता था, पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, ये रिलेशन हमें मिलता है, या P इक्वल टू रूट अंडर ट्वाइस के एम भी हम लोग लिख लेते हैं। तो हम इस रिलेशन को यूज करते हैं और इसी से ही हमारा काम हो जाता है। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ रहा है इंक्रीज 2 टाइम्स, तो मतलब है कि फाइनल जो वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी का वो फर्स्ट का डबल हो गया है, दैट इज 2 टाइम्स हो गया है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो 2 टाइम्स ले रहे हैं, तो हम ऐसे कुछ ले लेते हैं K2 बाई K1 इक्वल टू P2 बाई P1 स्क्वायर हो जा रहा है हमारा, दैट इज आप देखें P2 बाई P1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस के बाई इनिशियल के हम लोगों ले लेते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स बढ़ गया था तो हमने ट्वाइस के कर दिया है, दैट इज ये 2 हो गया। तो अब ये देखिए P2 बाई P1, तो आपको क्या मिल रहा है, √2 मिल गया है, दैट इज फाइनल वैल्यू मोमेंटम का देखते हैं तो P2 इक्वल टू √2 P1 हमें मिल रहा है, मतलब √2 टाइम्स इंक्रीज किया है। तो दैट इज इससे हमारा ऑप्शन आता है ये वाला। नेक्स्ट आते हैं, इफ W1, W2 एंड W3 रिप्रेजेंट द वर्क डन, ये 3 पाथ के लिए, इसके लिए W1 ले लिया, इसके लिए W2 ले लिया और इस पाथ के लिए W3 ले लिया, और कह दिया यहां पर कि ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट है, दैट इज कंजर्वेटिव फील्ड प्रेजेंट है, कंजर्वेटिव प्रेजेंट है। अब ये प्रेजेंट है यहां से कह दिया, तो ये 3 पाथ में देखिए कॉमन क्या है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, ये तीनों के पाथ के लिए में। तो अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो दैट इज सेम होने का मतलब है कि जो वर्क डन आपका आएगा तीनों पाथ में वो क्या हो जाएगा, इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि ये पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा ही नहीं, वो सिर्फ पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल वाला पोजीशन, और ये तीनों पाथ के लिए सेम है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज वर्क डन भी क्या होगा, सेम ही रहेगा। दैट इज इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 2 आता है। नेक्स्ट है, ये मैन डज ए गिवन अमाउंट ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड्स, एक दूसरा आदमी है, एक मैन है जो वर्क किया है उसको लगा है 10 सेकेंड, और सेकेंड के लिए ले रहे हैं अनदर मैन सेम अमाउंट ऑफ वर्क किया है, मतलब हम कह सकते हैं W1 इक्वल टू W2, बट इसे टाइम लग गया है 20 सेकेंड। तो कहता है रेशियो ऑफ आउटपुट पावर ऑफ फर्स्ट मैन टू द सेकेंड मैन, पावर का यहाँ पर रिलेशन हमसे पूछा है, वर्क तो सेम ही है, ये हम लोग देख लेते हैं। पावर इक्वल टू क्या हो जाता है, रेट ऑफ वर्क होता है, या W/T कह सकते हैं। तो इसके लिए हम ले लेते हैं W/T1, और इसके लिए हम P2 के लिए ले लेते हैं, वर्क सेम ही किया है तो W/T2। तो P1/P2 रेशियो कह रहा है आउटपुट पावर का, P1/P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/T1 डिवाइडेड बाय W/T2, या हम लिख सकते हैं T2/T1। अब T2 का वैल्यू आपको गिवन था 20 सेकेंड और T2 का वैल्यू आपको गिवन था 10 सेकेंड, दैट इज जो आंसर आता हमारा 2/1, या इसे हम 2 भी लिख सकते हैं, और इससे हमारा जो ऑप्शन मिलता है आपका करेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला होता है। नेक्स्ट, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए वायर इज के, एक वायर के लिए आपको फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया है के, मतलब कुछ वायर ले लीजिए, स्प्रिंग ले लीजिए, एक के लिए के है और सेकेंड का फोर्स कांस्टेंट जो दिया है वो दे दिया है आपको ट्वाइस के। व्हेन बोथ वायर्स आर स्ट्रेच्ड थ्रू सेम डिस्टेंस देन वर्क डन पूछ रहा है कि क्या होगा, तो वर्क डन के लिए स्ट्रेच कर रहे हैं, तो यहां पर वर्क डन ले गए अगर तो कितना हो जाता है जनरल, हाफ के एक्स स्क्वायर। देखिए यहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, दैट इज कहने का मतलब है दोनों के लिए एक्स सेम है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट हो गया एक्स, और हाफ तो कांस्टेंट है ही, दैट इज केस में हम कह देते हैं के ले लिया।
तो कहता है कि वर्क डन क्या हो जाएगा, तो हम कुछ ऐसे ले लेते हैं, W2 बाई W1 इक्वल टू K2 बाई K1। सेकेंड के लिए K2 कितना दिया हुआ है, डबल है, तो ट्वाइस के कर लेते हैं, फर्स्ट का K मान लेते हैं, हमारा मिल जाता है 2, दैट इज W2 इक्वल टू ट्वाइस W1। ये हमारा मिल के आ जाता है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन जाता है ये वाला ऑप्शन 2 जाता है। Next, a body of mass 2 kilogram is projected at 20 meter per second at an angle of 60 degree above the horizontal। तो इसमें पूछता है कि पावर क्या होगा। एंगल आपको 60 डिग्री ये दे दिया है, मान लीजिए u का कुछ वैल्यू गिवन है, ये थीटा है, थीटा का वैल्यू बाद में हम लोग ले लेंगे, थीटा डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, पावर ऑफ द ब्लॉक ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स दे दिया है आपको, और वहां से फाइंड करना है पावर एट हाईएस्ट पॉइंट। मतलब ये अगर ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे जाने के केस में ये हाईएस्ट पॉइंट आपको ये मिलेगा यहाँ पर। तो इस जगह पर आप देखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्ट होगा, और जो वेलोसिटी होगा इस पोजीशन में ये क्या होगा, v का डायरेक्शन इधर कुछ हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। तो पावर क्या हो जाता है हमारा, वेक्टर F डॉट v। अब आप देखेंगे कि दोनों के बीच एंगल है 90 डिग्री का बनेगा मैक्सिमम पॉइंट पर। अगर 90 डिग्री पर बन रहा है तो एफ वी कॉस 90, इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 0। दैट इज आंसर हम लेंगे, यहां पर हमारा 0 आ रहा है, दैट इज 4 वाला ऑप्शन। इसमें अब गिवन है एन इंजन पंप्स वाटर थ्रू ए होस पाइप, water passes through the pipe and leaves its velocity 2 meter per second. The mass per unit length of water in the pipe is 100 किलोग्राम पर मीटर आपको दे दिया है, मास पर यूनिट लेंथ दे दिया है, वेलोसिटी दे दिया है, व्हाट इज द पावर ऑफ इंजन। तो पावर निकालने के लिए यहां पर क्या करते हैं हम लोग कि आप देख लीजिए P F इंटू वी जो लेते थे हम लोग, ये ले लिया। आगे देखते हैं, दैट इज यहां पर फोर्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, फोर्स जो हमारा मिल जाता है रो ए वी स्क्वायर, ये ले लिया फोर्स के लिए, और ये तो v रहेगा रो ए, दैट इज ये मास पर यूनिट लेंथ, म्यू जो मास पर यूनिट लेंथ है ये हमारा क्या मिल जाएगा रो इंटू ए, दैट ये वैल्यू पुट कर देते हैं म्यू वी स्क्वायर इंटू वी, दैट इज म्यू वी क्यूब। ये पावर आपको मिल गया है। अब यहां से वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, म्यू का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन था 100 और वी का वैल्यू 2 है गिवन है, तो यहां से वैल्यू को पुट करते हैं, हमें कितना मिलता है 800 वाट, और इसका वैल्यू ऑप्शन जो हमारा जाता है ये वाला ऑप्शन जाता है। नेक्स्ट है पार्टिकल है, आपको दे दिया है क्वेश्चन में कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका ये कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है k इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको दे दिया है। तो इसके बाद 4 ऑप्शन दे दिया है कि क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, फिर कहता है कि डायरेक्टेड ओरिजिन की तरफ है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, या सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ये 4 ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करने के लिए हम सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले चीज तो अगर ये है पोटेंशियल एनर्जी तो हम यहाँ से फोर्स निकालते हैं। फोर्स का वैल्यू हम देख रहे हैं माइनस डी यू बाई डी एक्स हो जाता था, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन के बाद हमें ये वैल्यू मिल रहा है एफ इक्वल टू माइनस ट्वाइस के एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहां पर क्या करते हैं, जो एक्सपोनेंशियल का हम एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। एक्सपेंशन फॉर्मूला में अगर लेते हैं इसका तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हमारे पास मिलेगा। तो अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पर चेक करके देखते हैं कि अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए देखा जाए
तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मतलब, तो हायर टर्म को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो बचता क्या है हमारे पास, एफ इक्वल टू माइनस ट्वाइस के इंटू एक्स, और ये इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये हायर टर्म तो नेग्लेक्ट कर दिया है। तो बच जाता है एफ इक्वल टू हमारे पास माइनस ट्वाइस के इंटू एक्स, दैट आप यहां से देख रहे हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपको माइनस एक्स मिल रहा है। अब ये तो केस हमारा एसएचएम के लिए होता था, तो हम इसे कह सकते हैं, इस केस में ऑप्शन देखते हैं तो हमको ये दिखाई पड़ता है, फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। नेक्स्ट है, तो हमारा ये चार ऑप्शन 4 जाता है इसके लिए। नेक्स्ट है, ये ब्लॉक दे दिया है, तो कुछ ऐसे है, ये ए है, स्प्रिंग से बांधा हुआ है, ये बी आ गया है। इस ब्लॉक का वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कुछ दे देते हैं वीए। तो ये कहता क्या है कि द ब्लॉक ए वाज गिवन इनिशियल वेलोसिटी 0.15 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन शोन इन फिगर। देख रहे हैं द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो यहां पर होगा क्या कि जैसे ही आप इसे वेलोसिटी देंगे, ये क्या करेगा, इसे कंप्रेस करना शुरू करेगा स्प्रिंग को। तो उसकी वजह से क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। उस स्प्रिंग फोर्स की वजह से इसका स्पीड तो बढ़ जाएगा, बढ़ने लगेगा, बट स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, इसके अपोजिट में लगेगा फोर्स और इसके स्पीड को कम कर देगा। मतलब ए वाले के स्पीड को कम करना स्टार्ट करेगा और बी वाले के स्पीड को बढ़ाना शुरू करेगा। और ये मैक्सिमम कब तक होगा, जो कह रहा है मैक्सिमम कंप्रेसर, तो मैक्सिमम कंप्रेशन में तब तक हो जाता रहेगा फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन का केस लेंगे, ये तभी होता है जब ये जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी जाना शुरू करेगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से, या कह सकते हैं कि कॉमन वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा। कॉमन वेलोसिटी उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता दोनों का, तो यहां पर कंप्रेशन होगा। तो इस केस के लिए हम डायरेक्ट लगा देंगे, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं यहां पर। मतलब क्या हो रहा है कंजर्वेशन में कि इनिशियल मोमेंटम ये आपको मिल जाएगा, ये चल रहा था, ये तो बैठा हुआ था, और सेकेंड में देन फिर दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दैट इज mv इंटू वी। तो यहां से हम जब वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें मिलता है इतना। अब एनर्जी लगा देते हैं, इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। तो इनिशियली तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था ए के पास में, लेकिन बाद में क्या होगा कि जब कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे ये दोनों कॉमन से, तो इसके बाद काइनेटिक एनर्जी तो होगा और उसी समय कंप्रेशन भी यहाँ पर हो रहा होगा। तो दैट इज कंप्रेशन का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, तो दैट इज हमने ये ले लिया काइनेटिक एनर्जी और ये पार्ट हमारा पोटेंशियल एनर्जी आता है। और जब इसे हम सोल्व करेंगे हमें जो वैल्यू मिलने वाला है वो इतना कुछ मिलता है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन आता है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट 10 HP मोटर पंप्स आउट वाटर फ्रॉम ए वेल ऑफ डेप्थ इतना मीटर, डेप्थ दे दिया है और फिर कुछ टैंक ऑफ वॉल्यूम भी दे दिया है, हाइट 10 मीटर हाइट तक लेके गया। तो कहता है रनिंग टाइम ऑफ मोटर टू फिल द एम्प्टी वाटर टैंक इज। मतलब क्या होगा, ये मोटर लेके जाएगा तो कुछ वर्क कर लेगा, कुछ पावर होगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, देखिए कितना हो जाएगा। पावर क्या होता है W/T। W का मतलब क्या हो जाएगा, हाइट तक लेकर के गया है, दैट इज हाइट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं mgh/T कर लिया। अब क्या हो जाएगा, m का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट मास तो गिवन नहीं है, वॉल्यूम में आपको गिवन है, तो हमने क्या कर दिया ρV gh/T ये ले लिया है। पावर आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको टाइम फाइंड करना है, तो हम एक्सचेंज कर देंगे पोजीशन को। T का वैल्यू क्या आ गया आपका P आ जाता है, वैल्यू हम पुट करते हैं। तो यहां पुट करने के बाद वॉल्यूम जो गिवन था डेंसिटी ले लिया और हाइट हमारा टोटल कितना जा रहा था 30। तो इस हिसाब से जो हम सोल्व करते हैं यहां पर, तो हमें जो वैल्यू मिलता है वो 15 मीटर, सॉरी मिनट। नेक्स्ट
पावर ऑफ वाटर पंप इज 2 किलोवाट, इतना गिवन है, जी का वैल्यू गिवन है, अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू ए हाइट ऑफ इतना, पावर आपको गिवन है, कितना वाटर चाहिए। तो इसके लिए तो सीधा हम लेते हैं, कुछ देख रहे हैं, वर्क P इंटू टी, वर्क कितना करेगा, वर्क तो हाइट तक लेकर के जाएगा तो FGH रहेगा। अब देन उसके बाद मास निकाल लिया है, यहां से हमने पावर गिवन है हमको, मास जब हमें पता चल जाएगा तो वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ओवरऑल वॉल्यूम में ही निकालना है, तो वॉल्यूम में निकाल देंगे तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, मास बाय वॉल्यूम, हमें चाहिए वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, और मास ऑलरेडी हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया था, तो दैट इज वॉल्यूम जो मिल रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम जो हमें मिलेगा 1200 लीटर्स, दैट इज हमारा ऑप्शन जो जाता है ये 4। नेक्स्ट है, रबर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन ए प्लेनेट वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट नोन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं दिया हुआ है, पता नहीं है। देन ऑन बाउंसिंग इट राइजेस टू 1.8 मीटर द बॉल लूजेज इट्स वेलोसिटी, मतलब ये क्या होगा कि कहीं इधर से आया होगा h हाइट से, मान लेते हैं h1 हाइट है, और ये कुछ क्या होगा, कुछ वेलोसिटी से हिट किया होगा इसको, और फिर यहां से क्या होगा, फिर से बाउंस करेगा, मान लेते हैं V2 से गया और ये मैक्सिमम कुछ h2 हाइट तक चला गया, तो बाउंसिंग का ये पूछ रहा है कि कितना वेलोसिटी ये लूज कर रहा है, तो इसके लिए में ये चीज हम देख रहे हैं, तो यहां से सीधा ले लेते हैं, ये हमारा वैल्यू ये मिल जाएगा, h1 हाइट, h1 आपको गिवन है, एक तो गिवन है 5 मीटर और h2 आपको गिवन है 1.8 मीटर। तो देखिए ये h1 हाइट पर था, तो यही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी था, यही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर यहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये यहाँ इस मैक्सिमम हाइट पर जाकर के क्या हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से ये मिल जा रहा है हमें हाइट, अब क्या हो जा रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, K इक्वल टू हाफ mv², यही तो लेते थे, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा mgh, ये मिल जाएगा, दैट इज v का वैल्यू अगर देखें, v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2gh रूट अंडर, तो अगर हम रेशियो ले लेते हैं v2 बाई v1 का, तो ये क्या मिल जाएगा आपको रूट अंडर h2 बाई h1, ये हमें मिल जा रहा है। अब यहां से हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं और सोल्व करते हैं, h2 दिया था 1.8 और ये 5 था, इसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो हमारा फिर वैल्यू यहाँ पर v2 बाई v1 ये हमें मिल गया है। अब कहा है कि कितना वेलोसिटी लूज किया है, लॉस हुआ है, तो लॉस के लिए में ये हम लोगों ने देख लिया, v1 बाई v2 का वैल्यू हमें मिल गया 5/3 वैल्यू पुट करके, और जो लॉस आ रहा है हमारा वो हो जा रहा है 2/5 फ्रैक्शनल लॉस। नेक्स्ट है, ए बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड इन 3 पार्ट्स ऑफ सेम मास, द मोमेंटम ऑफ 2 पार्ट्स इज इतना, द मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्ट विल हैव ए मैग्नीट्यूड। तो हम सिंपल इतना देख लेते हैं कि ये रखा हुआ था, इससे 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स, एक का मोमेंटम आपको गिवन है -2p i में ले लिया है, निगेटिव x डायरेक्शन होगा, और सेकेंड है जो pj है, तो जो थर्ड पार्ट का जो मोमेंटम आने वाला है, मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्ट हमें यही कैलकुलेट करके निकालना है। तो इसके लिए में हम लोग क्या कर सकते हैं, मोमेंटम सबका लेने के लिए अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखें तो P इनिशियल इक्वल टू क्या होता है आपका, P फाइनल हो जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो इनिशियली तो ये रेस्ट में था, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका
0। फाइनल मोमेंटम 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो तीनों का मोमेंटम लिख लेते हैं, वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2 प्लस वेक्टर P3। ये तीनों का मोमेंटम हमने लिख लिया, लेकिन हमें फाइंड करना है थर्ड का, क्योंकि दो तो गिवन ही है। दैट इज वेक्टर P3 इक्वल टू माइनस वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2। तो अब एक काम कर लेते हैं हम लोग कि अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड हमें क्या मिल जाएगा, रूट अंडर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। एक का वैल्यू आपको ये गिवन था, सेकेंड का ये है, तो दैट इज P3 इक्वल टू ट्वाइस P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ये कितना मिल जाएगा आपको, रूट 5P। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन मिलता है वो थर्ड। नेक्स्ट है कार कर दे दिया है, मूविंग स्पीड भी दे दिया है आपको, अप टू ए हिल व्हेन मोटर स्टॉप्स इफ इट इज जस्ट एबल टू रीच द डेस्टिनेशन विच इज ए हाइट ऑफ 10 मीटर। मतलब ये कहने का मतलब ये है यहाँ से कि जो स्पीड दे रहा था, कुछ स्पीड से ये जा रहा होगा, गिवन है क्वेश्चन में आपको, तो ये इस जगह पर रुक जाता है, गाड़ी को बंद कर देता है। तो यहां से बंद करने के बाद क्या हो रहा है कि ये इस डेस्टिनेशन तक पहुंच जा रहा है जो यहां से 10 मीटर हाइट पर गिवन है आपको, विच ए हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द पॉइंट, देन वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ये कह रहा है कि वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन क्या होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं हम लोग। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके तो वर्क एनर्जी में क्या हो जाएगा, यहां पर जब हम सोल्व करते हैं इसको, तो अगर वर्क एनर्जी थ्योरम देखते हैं तो वर्क डन बाय ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी ले सकते हैं हम लोग। तो इस हिसाब से ऑल के लिए मतलब क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन, यहां पर ग्रेविटी से भी वर्क होगा इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमें एक स्पीड गिवन था जो v इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, दैट इज ए मीटर पर सेकेंड में हम कन्वर्ट कर लेंगे, 5/18 दैट इज ए 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ये वैल्यू के यहां पुट कर देते हैं, तो ये पुट करने के बाद जो हमें मिलता है, वर्क डन जो मिल रहा है, ये तो हमें फाइंड ही करना है अगेंस्ट ये वर्क डन बाय ग्रेविटी। हम यहां से ये हाइट ऊपर जाएंगे, बट ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी मतलब इसके ऊपर जो mg फोर्स लगेगा ये नीचे लग जाएगा। अब देख सकते हैं नीचे लग जाएगा mg फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ है, तो दैट इज माइनस mg h हम कर लेते हैं। h का वैल्यू हमें गिवन है, मास भी है, पता ही है हमें, और आगे k फाइनल माइनस k इनिशियल, जस्ट एबल टू रीच है। जस्ट एबल टू रीच का मतलब हो गया कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो दैट इज हम कह सकते हैं 0 माइनस k इनिशियल या k आई कर लेते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन mgh माइनस k1, या कह सकते हैं mgh माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, या v स्क्वायर भी लिख लेते हैं। अब वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग, तो हमें जो वैल्यू मिलता है वो कितना मिल जाता है आपको, 17.5 किलो जूल। नेक्स्ट है सॉरी यहां गिवन है a bomb is kept stationary at a point, it suddenly explodes into two fragments of masses 1g and 3g, the total kinetic energy आपको गिवन है। टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों का मतलब k1 प्लस k2 का टोटल वैल्यू दे दिया है आपको, ये कह दिया है कि 6.4 इंटू 10 पावर 4 जूल आपको गिवन है। तो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी स्मॉलर फ्रेगमेंट का क्या होगा। तो स्मॉलर के लिए में हम लोग देख लें, तो इसके लिए मैं
निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv² वाला काम कर रहे हैं। मास तो आपको गिवन है, मास दे दिया है 1g 3g। देन एनर्जी यहां पर कह दिया है आपको कि जो मोमेंटम है दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। रीजन ये है कि देखिए ये स्टेशनरी रखा हुआ था, सडनली एक्सप्लोड किया है, मतलब यहां से ये क्या होगा, एक्सप्लोड करके दो पार्ट में चला गया। मतलब इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, फाइनल में मान लेते हैं इसका मोमेंटम P1 होगा, इसका मोमेंटम P2 होगा, ऐसे समझते हैं कैसे इक्वल होगा। तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है, यहाँ कोई फोर्स तो ला नहीं रहे। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि 0 इक्वल टू वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2, ये मिल जाएगा आपको। वेक्टर P1 इक्वल टू माइनस वेक्टर P2, या हम लोग कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ P1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P2। इनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, जैसा कि हम देख रहे हैं इक्वेशन से। अब क्या हो गया, अब ये सेम हो गया है इनका मैग्नीट्यूड, तो हम लोग अब आगे देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन भी इसका हम लोग देख सकते हैं। तो देख लीजिए कि यहां पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हो जाता है रूट अंडर ट्वाइस के एम, यही तो होता है, सॉरी मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ट्वाइस के एम। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो ये भी पार्ट रूट ट्वाइस K1 M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ट्वाइस K2 M2 ले लिया हमने, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड। K1 M1 इक्वल टू K2 M2, यह कह सकते हैं K1 बाई K2 इक्वल टू M2 बाई M1। यहां पर टोटल एनर्जी दिया हुआ, कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉलर फ्रेगमेंट, स्मॉलर पार्ट के लिए, दैट इज 1 ग्राम वाले के लिए निकालना है, दैट इज K1 का वैल्यू निकालना है। तो हम इसको और सोल्व कर सकते हैं, K1 प्लस K2 कर लिया इधर, तो LHS में किया है तो आपको RHS में भी करना होगा। LHS में लिए हैं, RHS में भी कर देते हैं सेम ही काम। तो अब RHS में जब करेंगे तो ये हमें मिल रहा था 3g था इसका मास, और इसका 1 प्लस 3 ये हो जाएगा 4। टोटल काइनेटिक एनर्जी आप देख रहे हैं कितना गिवन है, दैट इज K1 का वैल्यू आ जाएगा 3/4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 4। इस हिसाब से हमें मिल जाता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। दैट इज, इससे हमारा ऑप्शन 3 सही होता है। नेक्स्ट आते हैं, इफ द हार्ट 1 cc ऑफ ब्लड, मतलब देखिए कि 1 cc ऑफ ब्लड, दैट इज वॉल्यूम दे दिया है आपको 1 cc, या लिख सकते हैं 1 इंटू 10 पावर -6 मीटर क्यूब इन 1 सेकेंड। टाइम भी आपको गिवन है t 1 सेकेंड, और प्रेशर आपको गिवन है 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कहता है कि पावर क्या होगा, पावर इक्वल टू W/T, यही तो होता था। अब वर्क के लिए अब P इंटू V ले लेते हैं, प्रेशर इंटू वॉल्यूम वाला, ये ले लिया, ये वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा जो मिलता है ये मिल रहा है, दैट इज टाइम तो 1 सेकेंड ही गिवन है, तो यहां से जो पावर मिलेगा आपको 0.02 वाट। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M, ऐसे कुछ दे दिया है, मतलब कुछ ऐसे है, ये चेन है ऐसे लगा हुआ है, हम वैसे बना लेते हैं डायग्राम में ये, और ये कह रहा है कि आपको कि जो 1/3 लेंथ है हैंगिंग है, मतलब इधर जो आया है वो L/3 लेंथ का है, ये दे दिया है।
अगर L/3 लेंथ है तो टोटल मास इसका अगर हम m लेते हैं तो इधर का मास भी क्या हो जाएगा, m/3 हो जाएगा। जी दे दिया। वर्क रिक्वायर्ड टू पुल हैंगिंग पार्ट, मतलब कि इसको पकड़ के खींच करके पूरा पूरा पार्ट को हम अगर ऊपर लेकर के आ जाएंगे तो इसके लिए क्या वर्क करना होगा, यही फोर्स लगा के खींचेगा कुछ, तो कह रहा है कि कितना होगा वर्क। तो सबसे पहला काम करते हैं यहाँ पर कि इसे ही हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। रेफरेंस लाइन होने का मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 ही रहेगा। तो वर्क के लिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, हम बाहर से फोर्स लगा के वर्क कर रहे हैं। तो देखिए फाइनल मतलब कि ये यहां पर आएगा तो इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगा, लेकिन अगर इस जगह में देखें यहां पर इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी, तो देखिए मास को हम ले लेंगे कि ये सेंटर पर है, तो सेंटर यहां से कितने डिस्टेंस पर आता है, ये आ जाएगा L/6 डिस्टेंस पर। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर U इनिशियल लिखे तो क्या हो जाएगा, माइनस m'(GH). माइनस क्यों, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन के नीचे है, इसलिए हमने साइन कन्वेंशन से माइनस ले लिया है। तो देख लेते हैं, माइनस m' का वैल्यू m/3 हो जाएगा क्योंकि इतना मास है G, और H की जगह पर हम ले लेते हैं L/6 क्योंकि ये जो सेंटर है यहां से L/6 डिस्टेंस पर है, दैट इज माइनस mgL/18। अब आगे तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस mgL/18, दैट इज जो आपको वैल्यू मिल रहा है mgL/18, और ये आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। टू सॉलिड रबर बॉल्स A एंड B हैविंग मासेज, कुछ दे दिया है आपको, रेस्पेक्टिवली आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ A इक्वल टू इतना मीटर। मतलब A है, ये इधर मूव कर रहा होगा, मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ऐसे कुछ करेगा। ये मान लेते हैं B है, इसका वेलोसिटी, मास गिवन है, इसका मास दे दिया है 200 ग्राम और इसका मास दे दिया है 400 ग्राम, ऐसे दे दिया है। इसका कुछ VA दे दिया और इसका कुछ VB दे दिया है आपको। तो अब इस केस में आपको क्या करना है, जो कह रहा है कि आफ्टर कॉलिजन द टू बॉल्स कम टू रेस्ट, दोनों कॉलिजन के बाद रेस्ट में आ गए होंगे। तो रेस्ट आने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, दैट इज फाइनल मोमेंटम भी क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहां से P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल में इसका मोमेंटम लीजिए आप, m इंटू वी, इसका मास अगर किलोग्राम में लेते हैं तो 0.2 इंटू VA प्लस इसका मास 0.4 इंटू VB इक्वल टू 0 ले लेते हैं। मास कितना 400 ग्राम था, और तो दैट मीन्स, और सोल्व करते हैं, हमें चाहिए क्या, ये B का वेलोसिटी ये वाला चाहिए हमें, दैट इज VB इक्वल टू आ जाएगा माइनस 0.2 VA बाई 0.4। और ये होगा भी क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में भी ऑलरेडी दे दिया कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं। तो हमने वेक्टर के लिए लिया था, तो वेक्टर में हमने साइन नहीं लिया था, वेक्टर हटाएंगे साइन आ जाएगा, ये ले लिया। दैट इज यहां से वैल्यू VA का वैल्यू आपको गिवन है 0.3, ये वैल्यू को जब आप पुट करेंगे माइनस 0.2 इंटू 0.3 बाई 0.4, तो ये आ जाएगा माइनस 0.15 मीटर पर सेकेंड। दैट इज ऑप्शन हमारा ये सी वाला मिलता है। नेक्स्ट, बुलेट ऑफ मास A एंड वेलोसिटी B इज फायर्ड इनटू ए लार्ज ब्लॉक। मतलब कुछ ब्लॉक होगा, ऐसे मान लेते हैं, इधर से एक बुलेट को फायर कर देते हैं, इसका मास दे दिया है A और ये B वेलोसिटी से जा रहा है। अब बुलेट यहां कोलाइड करने के बाद इसके अंदर ही रुक जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, मतलब पहले ये B वेलोसिटी से जा रहा था, अब फाइनल मान लेते हैं कि दोनों साथ साथ V से जा रहे हैं, मान लेते हैं V से जा रहे हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियली बुलेट मूव कर रहा है, ये रुका हुआ है, तो
इसका मास इंटू वेलोसिटी, और इसका तो 0 हो जाएगा। ये ब्लॉक का वेलोसिटी इनिशियली रुका हुआ है तो c इंटू 0 कर लेते हैं, इक्वल टू फाइनल। फाइनल के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साथ साथ चल रहा है, इसका मास a था, इसका मास c है, तो मास इंटू वेलोसिटी ले लेंगे, v इक्वल टू a इंटू बी बाई a प्लस c। दैट इज कौन सा ऑप्शन हमारा आता है, ऑप्शन 2 आ जाता है। नेक्स्ट, इसमें दिया है bomb of mass m at rest explodes into fragments of m1 m2, total energy released E दे रहा है, E1 E2 represents energies carried by masses, then which of the following is correct। यहाँ पर कह दिया है कि ये है, ये मास m है, ये दो पार्ट में ब्रेक कर गया है, और दोनों के आप मासेस आपको दे दिया है m1 m2, E1 और E2 एनर्जी है जो एक कैरी कर रहा है। तो कहता क्या है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग देख लेते हैं कि इसका काइनेटिक एनर्जी इसके लिए बोल दिया E1 है, इसके लिए बोल दिया E2 है। अब देखिए आफ्टर एक्सप्लोशन, ये तो रेस्ट में था, इसका मोमेंटम 0 होगा, तो आफ्टर एक्सप्लोशन क्या हो जाएगा, P फाइनल, यही तो करते थे हम लोग, ये तो 0 है, इसके लिए हम लोग वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2 कर लेते हैं, दैट इज वेक्टर P1 इक्वल टू माइनस वेक्टर P2, या मैग्नीट्यूड लेंगे दोनों का तो P1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, P2 मिल जाएगा, दोनों इक्वल ही है। तो इससे हम लोग काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन ले सकते हैं, रूट अंडर ट्वाइस के एम, तो ट्वाइस E1 m1 इक्वल टू ट्वाइस E2 m2, दैट ये स्क्वायर करके यहां पर ये लेते हैं E1 बाई E2, तो ये आपको मिल जाएगा m2 बाई m1, ये कुछ ऐसे मिल गया हमारा। अब हम और कुछ सोल्व करते हैं, m2 बाई m1। अब आगे और सोल्व करते हैं हम लोग, तो यहां सोल्व करने से हमें जो मिलने वाला है E1 बाई E1 प्लस E2 इक्वल टू हम ले लेते हैं m2 बाई m1 प्लस m2, जो LHS में किया हुआ RHS में कर देते हैं। m1 प्लस m2, ये तो यही मास है, यही मास तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, दैट इज E1 बाई E इक्वल टू m2 बाई m। तो अगर एक्सप्रेशन से देखें E1 इक्वल टू m2 बाई m इंटू ई, m2 बाई m इंटू ई, इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन आता है ऑप्शन 1। नेक्स्ट, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स दे दिया है आपको इतना, और कह रहा है कि वगडन क्या होगा, तो वगडन के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये सीधा ले लेंगे एफ डी एक्स, एफ का वैल्यू गिवन है आपको 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, ये दे दिया है आपको 0 to 5, इंटीग्रेट कर लेते हैं dx 0 to 5 माइनस 2x dx 0 to 5 आपको दे रहा है, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर dx 0 to 5। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ रहा है आपका 7x माइनस 2 को हटा ही देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर 0 to 5 प्लस एक्स क्यूब 0 to 5, 0 to 5। तो इस हिसाब से हम जब सोल्व करके देखते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 7 इंटू 5 माइनस 25 प्लस 125,
दैट इज जो वैल्यू हमारा मिल जाएगा 135 जूल। इसका मतलब है ये जो ऑप्शन होता है 4 वाला। नेक्स्ट, mass m kg suspended by a weightless spring, the horizontal force that is required to displace it until the string makes an angle of 45 degree to the vertical direction। यही कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल एक ऐसे कुछ है, यहां से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इसे लगाते हैं और इसको लेकर के जाना है यहां तक, तब तक लेकर के जाना है जब तक कि इसका एंगल वर्टिकल के साथ 45 डिग्री नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम इसे सोल्व करने के लिए मैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से हम लोग ये जब देखते हैं तो ये कर लेते हैं, फोर्स से वर्क डन होगा, एनर्जी से वर्क डन होगा और टेंशन से वर्क डन होगा। फिर यहां पर क्या होता है कि वर्क डन बाय टेंशन तो जीरो ही रहेगा हमेशा, परपेंडिकुलर हो जा रहा है। और इसके लिए में वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय एफ जी प्लस वर्क डन बाय एफ इक्वल टू ये जीरो होगा, क्योंकि आराम से लेके जा रहे हैं यहां से वहां तक, ये तो जीरो करेगा वर्क डन बाय टेंशन, जीरो। तो ये देख लीजिए वर्क डन बाय एफ जी, यहां हम देखते हैं ये यहां से जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ए एच हुआ है, बट एफ जी फोर्स नीचे लग रहा है, तो हम कह सकते हैं माइनस एफ जी एच, और वर्क डन बाय एफ, ये इसका वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा था तो ये यहां से यहीं तक डिस्प्लेस किया है, इसको हम मान लेते हैं लेंथ आर अगर है तो ये वाला क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा या आर साइन 45 डिग्री, तो एफ इंटू आर साइन 45 डिग्री, ये वैल्यू को पुट कर देते हैं। दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा वर्क डन बाय एफ इक्वल टू एफ जी एच। वर्क डन बाय एफ की जगह पर हम ले लेते हैं एफ इंटू आर साइन 45 डिग्री 45 डिग्री इक्वल टू एफ जी एच की जगह पर आर इंटू 1 माइनस कॉस 45, वैल्यू हम पुट कर देते हैं। जब वैल्यू पुट करके हम निकालते हैं यहां से, तो हमारा जो इसका वैल्यू आता है फोर्स का वो आ जाएगा एफ जी बाय एफ जी रूट 2 माइनस 1। नेक्स्ट है a body of mass 10 kilogram is moving on a horizontal surface by applying a force of 10 Newton in forward direction. If the body moves with constant velocity, the work done by force of friction for a displacement of 2 मीटर। देखिए यहां पर ये कह रहा है कि फोर्स इसके ऊपर लगा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, लेकिन ये क्या मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब है कि इसके अपोजिट में इक्वल फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, -10 न्यूटन। अब आगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फॉर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो आगे ही होगा, कुछ x होगा, तो अपोजिट हो जा रहा है फ्रिक्शन, माइनस हो जाएगा, -10 इंटू एक्स का वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 2 मीटर, दैट हम कह सकते हैं -20 जूल है, ये आपको मिल जाएगा। क्या ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो, दैट इज नेट फोर्स जीरो है इसके ऊपर। नेक्स्ट, two long parallel copper wire carry current of 5 ampere each in opposite direction. If the wire are separated by a distance of 0.5 meter,
देन फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू वायर्स। ये वायर है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो हमें निकालना है। मान लेते हैं कि इसमें करंट कुछ जा रहा होगा I1 और इधर हम लेते हैं I2 मान लेते हैं। तो फोर्स निकालना है इनके बीच में। तो फोर्स के लिए हम देखते हैं ये 1 है 2 है, तो इसकी वजह से फील्ड अगर हम पहले देख लें तो फील्ड कितना हो जाता है। स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग म्यू नॉट बाय 2 पाई I बाय डी या XL जो भी है लेंथ मान लेते हैं, ये हमने मान लिया है फील्ड। नेक्स्ट आगे, अब अगर इसकी वजह से आप देख सकते हैं फील्ड डाउन की तरफ बन रहा है, ये फील्ड का डायरेक्शन है, और इसकी वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन बनने वाला है वो बनेगा आपको इस साइड में, ये भी डाउन टू द प्लेन ही बन रहा है। तो फोर्स क्या करते हैं, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लिख लेगा, I2L इंटू B1 कर लेंगे, ये I1 ले लीजिए म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 I2 बाई D इंटू L, दैट इज F बाई L। यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 बाई I2 इंटू D। ये वैल्यू आपको गिवन है, तो इसमें ही इस एक्सप्रेशन में वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में जब पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, कुछ इतना वैल्यू आपको आ जाएगा, और दोनों फील्ड तो सेम ही डायरेक्शन में है। हाँ, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर लाइंग कंसेंट्रिकली विद देयर प्लेन्स एट राइट एंगल्स में, दोनों राइट एंगल्स में, मतलब राइट एंगल में दोनों है। द करंट फ्लोइंग इन देम आर I and 2I respectively. The resultant magnetic field induction at the center will be। तो देखिए राइट एंगल में है, अगर ये राइट एंगल्स में है दो कॉइल, तो मतलब है कि इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी राइट एंगल्स में ही आएगा, फील्ड का डायरेक्शन। तो हम मान लेते हैं कि फील्ड राइट एंगल में अगर आ रहा है, एक को लेते हैं कि B1 आ रहा है, सेकेंड क्या हो जाएगा आपका B2। तो B1 मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना हो जाता है, म्यू नॉट I1 बाई ट्वाइस R1, ये हम लोग कर लेते हैं। तो लेकिन इसमें कह दिया कि रेडियस दोनों का सेम ही है, करंट यहां दे दिया I और रेडियस दे दिया सेम, मतलब दोनों का R ही रेडियस है, तो R कर लिया। सिमिलरली B2 के लिए अगर हम करेंगे तो इसमें करंट आपको गिवन है 2I, तो हमने कर लिया 2 म्यू नॉट I बाई ट्वाइस R, ये ले लेते हैं। तो अब नेट जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आएगा, क्योंकि ये दोनों तो परपेंडिकुलर में है, तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर रूट अंडर। अब स्क्वायर कर रहे हैं तो I बाई ट्वाइस R, जो ये है आपका म्यू नॉट I बाई ट्वाइस R, ये तो बाहर चला आएगा, बच जाएगा इधर 2 स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये वाला 2 बचा था, दैट इज रूट 5 म्यू नॉट I बाई हमारा मिल जाएगा ट्वाइस R, दैट इज ये ऑप्शन आपका आता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, current carrying circular wire of radius R is placed in a magnetic field B perpendicular to its plane. The tension T along the circumference of the wire is। टेंशन लेने के लिए इसमें क्या किया है कि एक छोटा सा पार्ट ले लिया, स्मॉल पार्ट, उसी पर हम देखेंगे टेंशन ऑफ फोर्स क्या हो रहा है। तो ये हम कहते हैं, ये इसका सेंटर वाला पार्ट था, ये सेंटर ले लिया, यहां पर एंगल डी थीटा ले लेते हैं, इधर भी डी थीटा, एक स्मॉल एंगल ले लिया कुछ। अब देखिए इसकी वजह से यहां टेंशन डेवलप होगा, इसमें टेंशन डेवलप होगा, तो बहुत स्मॉल पार्ट लिए हैं, तो हम मानेंगे जिम कि लीनियर जैसा आसपास बिहेवियर कर रहा है। तो यहां से हम इसके कंपोनेंट को अगर देखें
तो एक कंपोनेंट कुछ इधर, दूसरा कंपोनेंट कुछ इधर आ जाएगा। दैट इज, कहने का मतलब है कि ये भी डी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी कॉस डी थीटा और ये वाला टी साइन डी थीटा। सिमिलरली इधर वाले पार्ट को ले लेंगे तो टी कॉस डी थीटा टी साइन डी थीटा, ये ले लिया हमने। मतलब नेट फोर्स जो मिल रहा है आपको वो मिल रहा है 2t साइन डी थीटा। ये जो नेट फोर्स मिला या ये कह रहे हैं हम लोग। अब आगे देखिए, करंट कैरिंग वायर है, कंडक्टर पर जो फोर्स लगता है वो क्या हो जाता है, आई एल, इसका लेंथ को हम मान लेते हैं कुछ डेल्टा एल है, आई एल इंटू बी। फॉर स्मॉल एंगल के लिए क्या हो जाएगा 2t साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, तो हमने डी थीटा ही मान लिया आई। अब डेल्टा एल, थीटा टोटल कितना हो गया 2 डी थीटा है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो दैट यहां से डेल्टा एल का वैल्यू मिल जा रहा है 2r डी थीटा इंटू बी। दैट इज ई का जो वैल्यू आप देखेंगे यहां से वो वैल्यू आ जाएगा आई आर बी। तो इस हिसाब से हम लोगों का जो आंसर होता है आई आर बी 1। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, करंट ऑफ आई एम्पियर फ्लोज इन ए सर्कुलर एरिया ऑफ वायर विच सबटेंड एंगल ऑफ थीटा दे दिया है 3π/2। तो हमारा जो, अगर कोई आर्क लेते हैं, मान लेते हैं ही आर्क लिया है, एंगल थीटा है, ऐसे कुछ है, सेंटर पर हम देख रहे हैं कि फील्ड क्या हो रहा है, करंट कैरिंग वायर है तो करंट शो कर देते हैं। तो जो यहां से बनता है आर्क से B इक्वल टू म्यू नॉट I बाई ट्वाइस आर, ये तो होल के लिए 360 डिग्री में होता था तब बनता था। अब थीटा एंगल के लिए देखेंगे तो इंटू थीटा बाई 2π कर देते हैं। तो यहां से ये वैल्यू को हम पुट करेंगे म्यू नॉट I बाई 2r इंटू 1/2π और थीटा का वैल्यू आ जाएगा 3π/2। तो यहां से हमारा जो वैल्यू मिलेगा 3 म्यू नॉट I बाई 8r, डायरेक्ट लिख दिया। तो इससे ऑप्शन हमारा 4 जाता है। नेक्स्ट, A circular loop carrying a current is replaced by an equivalent magnetic dipole. The point on the axis of the loop is, देखिए लूप का एक्सिस तो यही वाला हम ले लेते हैं, यही लूप है, एक्सिस हो गया। अब इसको कहते हैं कि इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डाइपोल से रिप्लेस कर देते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल एक बार मैग्नेट जैसा भी सोचिए ना, मान लेते हैं नॉर्थ है, ये मान लेते हैं साउथ है, तो ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये जो एक्सिस वाला जो पॉइंट बनेगा यही तो है ना, जो इसके लिए कह रहा है कि करते हैं तो पॉइंट ऑन द एक्सिस, यही कुछ पॉइंट ले लिया था, मान लेते हैं पी पॉइंट है, इधर ही पी पॉइंट है, तो ये जो पोजीशन आपका मिलेगा इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं कि ये आपका इन ऑन पोजीशन है। नेक्स्ट, ये थिन सर्कुलर वायर कैरी के करंट आई, मतलब सर्कुलर वायर है, ऐसे कुछ मान लेते हैं, इसका रेडियस कुछ r मान लेते हैं, यहां पे कह रहा है कि करंट I चल रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट m है इसका, मैग्नेटिक मोमेंट, द शेप ऑफ वायर इज चेंज टू ए स्क्वायर एंड इट कैरीज द सेम करंट, इट विल हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होगा, मतलब कि इस सेम को ही कन्वर्ट कर देते हैं इसमें, करंट भी सेम ही रख रहा है ये, और तो कहते हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज एम डैश का वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम यहां से देख लें, इसका साइड कितना है ये भी हमें पता नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट तो समझ रहे हैं कि करंट इनटू क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, और ये है सर्कुलर है तो एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, ये हम समझ रहे हैं बात को। ये अब यहां पर भी अगर एम डैश देखें तो ये क्या हो जाएगा, करंट इनटू एरिया दैट इज ए स्क्वायर हो जाएगा, बट ए का वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो
तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, वो देखिए इसका टोटल लेंथ कितना होगा, ट्वाइस पाई आर इक्वल टू दिस टोटल लेंथ 4 इंटू ए, दैट इज ए इक्वल टू कितना आ गया, पाई आर बाय 2, इतना मिल गया है ए का वैल्यू। तो हम एक काम करते हैं, ए का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, आई इंटू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4, ये मिल गया। तो ये देख लीजिए 4 को रहने देते हैं, पाई आर स्क्वायर, ये पाई अलग से आ जाएगा, एक ही जैसा एक्सप्रेशन हो गया, आई इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आपको एम मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एम पाई बाय 4, ऑप्शन हमारा 4 होता है। देखते हैं प्रोटॉन का एनर्जी आपको गिवन है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेते हैं, सर्कुलर पाथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल मूविंग इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड और अलोंग द सेम पाथ विल बी, एनर्जी कह रहा है निकालने के लिए अल्फा पार्टिकल का। तो यहां पर देख लीजिए रेडियस r इक्वल टू एम वी बाई क्यू इंटू बी हो जाता है, दैट इज एम वी का मतलब है मोमेंटम है, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसे रिलेटेड है, बाई क्यू इंटू बी, ये लिख दिया, दैट इज सेम मैग्नेटिक फील्ड है, तो दैट इज ये क्या हो जाएगा, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर के इंटू एम, या कह सकते हैं के इसमें फिर हम अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का रेशियो लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का, यहां से वैल्यू हमें मिलता है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है 8 नंबर ऑफ टर्न्स इन wound tightly in the form of a spiral with inner and outer radii A and B respectively when a current of strength I is passed through the coil, the magnetic field at the center, ये पूछ रहा है, ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, फ्लो करता हुआ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पर। तो यहाँ के लिए हम लोग बीच में मान लेंगे किसी जगह पर, यहाँ से r डिस्टेंस ले लिया है, r पर मान लिया कुछ पार्ट को कि ये कुछ बन रहा है यहाँ पर। तो इसमें देख लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स तो गिवन था आपको, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि इनर तो ए है आउटर बी हमें मिल रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। तो हमने ले लिया एन बाई बी माइनस ए। तो ये स्मॉल जो एलिमेंट, ये जो डी आर लिया हुआ है स्मॉल, इस डी आर में कितना आएगा, तो हमने कर लिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल डी आर के लिए में, तो एट डी आर बाई बी माइनस ए। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर पूछ रहा था, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू हम लोग यही यूज करते थे, म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस आर, और डी एन स्मॉल के लिए में ले ले तो टोटल हो जाएगा ये आपका डी एन। यहां से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं डी एन का, डी एन इक्वल टू डी आर, ये आ जाएगा एन बाई बी माइनस ए इंटू आर, दैट यहां से इनर से आउटर तक हम इंटीग्रेट कर लेते हैं ए टू बी तक। तो जो फाइनल वैल्यू हमारा आ जाता है म्यू नोट एल एन बी माइनस ए 2 इंटू बी माइनस ए लॉग बी बाई ए। आगे having equal charges after being accelerated through the same potential difference enter a region of uniform magnetic field and describe circular paths of radii इतना respectively। तो मास का रेशियो इनका पूछ रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस लिखने के लिए हम लिख लेते हैं एम वी बाई क्यू इंटू बी। एम वी के लिए क्या होता है, ये तो काइनेटिक एनर्जी से लेंगे तो ट्वाइस के इंटू एम बाई क्यू इंटू बी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है,
अगर काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो Q इंटू वी, वी आपका पोटेंशियल डिफरेंस, दैट ये वैल्यू को पुट कर देते हैं हम यहाँ पर Q इंटू वी। तो इस हिसाब से आप देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम दिया था, चार्ज भी सेम ही है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। यहां से दोनों का रेशियो ले लेते हैं, R1 बाई R2, mx बाई my हो जाएगा रूट अंडर, दैट mx बाई my का वैल्यू कितना आ जाएगा, R1 बाई R2 होल स्क्वायर। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो आता है R1 बाई R2 होल स्क्वायर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हैज ए रेडियस r, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज 1/8 ऑफ द वैल्यू r एट ए डिस्टेंस इज इतना। डिस्टेंस पूछ रहा है। सेंटर, सेंटर के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है म्यू नॉट I बाय ट्वाइस r होता है सेंटर पर, लेकिन अगर इसके एक्सिस पर चले जाए तो मान लेते हैं x डिस्टेंस पर गए हैं, तो ये क्या होता है, b इक्वल टू एक्सिस कर लेते हैं, ba कर लेते हैं, म्यू नॉट I r स्क्वायर बाय ट्वाइस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 है। अब ये कहता है कि सेंटर का 1/8 पार्ट है, तो हमने लिख दिया, ये मिल गया है, तो इसका 1/8 पार्ट कर देते हैं हम। ये वाला पार्ट सेंटर का 1/8 पार्ट था, तो 1/8 कर लिया, इक्वल टू, इसको जब हम लोग सोल्व करते हैं तो हमको मिलता है ये वैल्यू, x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, √3r, ये वाला ऑप्शन ए, मतलब 1/8 ऑफ दिस 2r I r स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो जो हमें वैल्यू यहां से मिलने वाला है x का, वो कितना हो जाएगा, √3 इंटू r। नेक्स्ट, which of the following motion following while in motion cannot be deflected by magnetic field। देखिए मैग्नेटिक फील्ड में जो डिफ्लेक्शन होगा इन मैग्नेटिक फील्ड, वो किसका होगा, जो डिफ्लेक्शन होगा जिसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, फोर्स क्या हो जाता है, Q इंटू वेक्टर V क्रॉस B। मतलब Q का मतलब क्या दिखा रहा है, ये चार्ज, तो जिसके ऊपर चार्ज होगा उसका डिफ्लेक्शन होगा, जिसके ऊपर चार्ज नहीं होगा उसका डिफ्लेक्शन नहीं होगा। देखिए ये चार्ज वाला है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इस पर भी चार्ज है, ये भी चार्ज वाला ही है, तो न्यूट्रल कौन है, ये, दैट हमारा ऑप्शन 4 जाता है, वो डिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल है। नेक्स्ट, current of 2 ampere flows in a long straight wire of radius 2 meters. The intensity of magnetic field on the axis of the wire। एक सिंपल सा बात होता है कि अगर बायोट सावर्ट लॉ को देखें तो ये जो होता है फील्ड I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर, हम लोग ऐसे कुछ लेते थे। तो आप यहां पर देखिए सिंपली कि अगर यही वायर लेते हैं और इसके एक्सिस पर ही चले जाए इधर, तो क्या हो जाता है, L और यहां से जो R का डिस्टेंस है, ये तो दोनों सेम ही है ना, एक ही डायरेक्शन के हैं, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0, या इसके एक्सिस में अपोजिट पर भी लेंगे तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। तो 0 और 180 डिग्री का दोनों वैल्यू अगर आप देखें, या साइन 180 को देखते हैं आप, साइन 180 अब देखते हैं, ये दोनों केस में वैल्यू क्या मिलता है आपको, 0 मिलता है, दैट इज इसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा वो आपको 0 ही मिलने वाला है। दैट इज फोर्थ ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट है, स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट I if the magnetic field at a distance r is 0.4 टेस्ला, then magnetic field at distance 2r is। स्टेट कैरिंग कंडक्टर है I, ऐसे कुछ होगा, ये I है, करंट कुछ डिस्टेंस r पर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड,
ये मान लीजिए यहाँ से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड V1 है, तो अब कहता है कि ट्वाइस r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा। मतलब मान लेते हैं कि कुछ V2 है और यही V2 का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो देखिए V1 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। V2 के लिए आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई ट्वाइस r। दैट इज ये V1 बाई 2 हो जाएगा। अब V1 का वैल्यू कितना गिवन है, 0.40 है, बाई 2 दैट इज हमें कितना मिल जाएगा, 0.2। दैट इज 0.2 मिलने का मतलब कितना हो गया, ऑप्शन 4। 0.2 यूनिट दे दीजिए टेस्ला। नेक्स्ट, लॉन्ग सोलिनॉइड है 800 टन पर मीटर, इतना गिवन है आपको। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एंड ऑफ सोलिनॉइड ऑन इट्स एक्सिस। एंड पर पूछा है, तो इसके एंड पर जो सोलिनॉइड के एंड पर जो फील्ड होता है वो हो जाता है म्यू नॉट एन आई बाई 2। म्यू नॉट का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, और एन का वैल्यू तो आपको गिवन था 800 इंटू करेंट। करेंट आपको गिवन है 1.6 एम्पियर, दैट इज 1.6 बाई 2। सोल्व करने के बाद जो आपको मिलेगा 8 इंटू 10 पावर माइनस 4 टेस्ला। दैट इज हमारा ऑप्शन आता है बी, सेकेंड। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज -2 माइक्रोकूलम इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना टेस्ला एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन व्हेन द पार्टिकल वेलोसिटी इज। देखिए चार्ज आपको दे दिया है, 2t दे दिया है, तो फोर्स के लिए तो हम लोग यही करते हैं, Q इंटू वेक्टर V क्रॉस B। फोर्स के लिए तो हमारा कॉमन यही है। Q कितना है, -2 माइक्रोकूलम है, रख देंगे। वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2I प्लस 3J क्रॉस B। B दिया हुआ है Y डायरेक्शन में है, दैट इज 2J कैप है, और इंटू 10 पावर 6 को बाहर कर लीजिए, ये वाला बाहर लिख दिया हमने। अब देखिए J क्रॉस J तो 0 हो जाएगा, I क्रॉस J इक्वल टू K हो जाएगा, जो भी वैल्यू आया है, -8। इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, 10 पावर 6 -6 कर लेते हैं, और ये 10 पावर 6 था, तो ये दिख रहा है -8, और यहां पर क्या मिला है, I क्रॉस J इक्वल टू K, दैट इज -8 K कैप न्यूटन। मतलब कहने का मतलब डायरेक्शन कौन सा दिखा रहा है, निगेटिव जेड है, दैट इज हमारा ऑप्शन 1 होता है। नेक्स्ट, an electron is projected along axis of circular conductor carrying some current. Electron will experience force। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जो कहा है कि इलेक्ट्रॉन है उसको प्रोजेक्ट कर दिया है, सर्कुलर कंडक्टर है, उसके एक्सिस के अलॉन्ग जो करंट कुछ रख रहा है, वो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स। उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, 4 ऑप्शन है, along the axis, perpendicular to the axis, at an angle of 4 डिग्री, जो whatever है। एक सिंपल सा बात है, ये एक्सिस है, तो फील्ड यही एक्सिस के अलॉन्ग जो फील्ड होता है कुछ इधर ये बन रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर चलेगा तो या तो ऐसे चलेगा, या इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया है, कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो यहां पर जो थीटा होगा या तो 0 हो जाएगा, या सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, अगर फोर्स लिखे तो QVB साइन थीटा। तो ये दोनों केस में साइन थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा, दैट इज फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, 0। तो हम कह सकते हैं दो फोर्स एक्सपीरियंस्ड, मतलब F0 ही हो गया है। तो
ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। इफ करंट इज डबल द डिफ्लेक्शन इज आल्सो डबल इट, ये वाला ये होगा। इसमें क्या हो जाता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाता है। तो अगर ये डबल कर देते हैं तो ये वाला भी क्या हो जाता है आपका, डबल हो जाता है। मतलब जितना करंट देंगे उतना डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, प्रोटॉन इतना दिया है, चार्ज इतना है, इफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना इज अप्लाइड अलोंग वाई एक्सिस द पाथ ऑफ प्रोटॉन इज। एक तो सिंपल सा सबसे पहली बात है कि ये एक्स एक्सिस है, इससे एक प्रोटॉन को भी से फेंका है 60 डिग्री पर। यही क्वेश्चन में आपको गिवन है। प्रोटॉन ऑफ मास इतना, चार्ज गिवन है, प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड ऑफ इतना एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री इफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड अलोंग द वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड को इधर लगाया गया है। वो मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग वाई एक्सिस द पाथ ऑफ प्रोटॉन इज। तो देख लीजिए यहां पर क्या हो रहा है कि एंगल पर है, मैग्नेटिक फील्ड के एंगल पर ये आ गया है, इसके पैरेलल या 90 डिग्री वाले पर नहीं है। तो इस केस में जो भी होने वाला है वो हेलिकल पाथ ही बनाएगा। तो क्योंकि अब देख सकते हैं इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, अगर ये आप 60 है तो ये वाला 30 हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इसका किधर चला जाएगा, इस साइड में चला जाएगा। तो दैट इज यहां पर ये वाला कंपोनेंट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जा रहा है आपका v cos 30 और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा v sin 30 डिग्री। ये मिल जा रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में होगा, v cos 30। इसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, सेमी डायरेक्शन में है तो कोई फोर्स नहीं लगने वाला है इसके ऊपर, तो ये तो सीधा जाता रहेगा। लेकिन आप देखिए ये वाला है, ये वाला कंपोनेंट v sin 30 वाला, ये कंपोनेंट क्या हो जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर में है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये सर्कुलर पाथ को ट्रेस करेगा। तो इसमें पूछा है आपसे कि रेडियस क्या होगा, तो रेडियस के लिए r इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू इंटू बी, ये ले लेते हैं। और टाइम पीरियड हो जाता था ट्वाइस पाई एम बाई क्यू इंटू बी। मास गिवन है, हमें वैल्यू को पुट करते हैं, तो उससे जब हम पुट करते हैं तो हमारा वैल्यू ये मिल रहा है कुछ, और टी ये सेकंड मिल रहा है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ रेडियस आर इज बीसी। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर का दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट एक्सिस एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर इज बी ए, द वैल्यू ऑफ बीसी बाई बी ए। ये पूछ दिया हमसे बीसी बाई बी ए क्या होगा, सर्कुलर कंडक्टर है तो बीसी के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, सेंटर वाला क्या होता है, सेंटर पर तो ये बनता था आपका, और एक्सिस पर लेंगे तो ये आ जाएगा, x इक्वल टू आर आपको गिवन है, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो रेशियो जब लेंगे वैल्यू तो हमें ये मिल जाएगा। यहां पर आर x इक्वल टू आर आपको दे दिया है जिस डिस्टेंस पर जा रहे हैं। नेक्स्ट, थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद डेंसिटी, कुछ दे दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डिस्क। तो देखिए हम लोग ये चीज जानते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो जो होता है वो हो जाता है q बाई ट्वाइस एम। हमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, तो इस एंगुलर मोमेंटम को हटाएंगे, q बाई ट्वाइस एम इंटू एल, और दिस एल इक्वल टू हो जाता है एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ पर करंट नहीं है, आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिस्क के लिए लेंगे तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, दैट इज हम ले लेते हैं एम स्मॉल ले लेते हैं,
एम इक्वल टू क्यू बाई ट्वाइस एम इंटू एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा। ए इसको कैंसिल कर देते हैं, ट्वाइस ये 4 हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा। हमें यहां पर अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही लिखा है, डिस्क का था, रोटेट कर रहा था। तो अब यहां पर हमारा जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में वो गिवन है सिग्मा में। सिग्मा का मतलब है कि चार्ज पर यूनिट एरिया, ये हमें गिवन है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा का क्यू का वैल्यू चार्ज इंटू क्या हो जाएगा एरिया। एरिया के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया के लिए। दैट इज ये हम लोग यहां पर लगा देते हैं, सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर ओमेगा बाई 4। दैट इज जो हमें मिल जाएगा पाई आर 4 सिग्मा ओमेगा बाई 4। कौन सा ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन 4 हमें मिलता है। नेक्स्ट बायोट सावर्ट लॉ से। तो बायोट सावर्ट लॉ करंट कैरिंग वायर यही था, ये कुछ कट करते थे। हम चाह रहे हैं कि यहां से किसी पॉइंट पर एंगल थीटा पर ये है करंट का वैल्यू। तो ये जो होता था बी, ये हो जाता था हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल या डेल्टा एल ले लीजिए साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। हम देख लेते हैं कौन सा है हमारा इस चार में। ये थर्ड ऑप्शन जाता है हमारा। यहां पर देखिए वायर कैरिंग करंट आई इज सेव्ड एज सोन इन फिगर, सेक्शन ए बी क्वार्टर सर्किल और रेडियस आर, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड। तो एक सिंपल सा बात है कि इसकी जगह से इस साइड में तो मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं मिलने वाला है, जीरो है, हो जाएगा। चाहे इस वाले लाइन पर अगर हम देखें तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलने वाला है, वो जीरो है, क्योंकि समझ रहे हैं वायर के लाइन के ही अलोंग चला गया, दैट एक्सिस पर ही चला गया। तो अब बचता क्या है, अब इसकी वजह से, तो इसकी वजह से अब देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बिल्कुल जब यहां से मैग्नेटिक फील्ड कर्व से देखते हैं तो ये क्या हो जा रहा है, डाउन टू द प्लेन चला जा रहा है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन चला जा रहा है। तो यहां पर हम देखें परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनटू द पेपर, हमारा ये वाला पार्ट मिल रहा है। नेक्स्ट है a particle of charge q and mass m moving with velocity v along x axis enter the region इतना जो भी होगा। मान लीजिए कि यही मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, यही कुछ है, ये कुछ कह दिया है कि मान लीजिए कि ये कह दिया x है और ये चार्ज पार्टिकल ऐसे कुछ गया, तो पार्टिकल विल पेनिट्रेट इन दिस रीजन, मतलब कि पूरा पूरा x तो तभी हीट कर पाएगा ना, ये तो जब x हीट करने के लिए क्या होना चाहिए कि x का वैल्यू इक्वल टू r हो जाएगा, तभी ये हीट कर पाएगा वहां तक, नहीं तो रेडियस अगर छोटा होगा तो पहले ही से घूम जाएगा ये। और दिस r इक्वल टू क्या होता है, एफ भी बाई क्यू इंटू बी, दैट इज हमारा जो मिलने वाला है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए एंड बी आर टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कंडक्टर्स ऑफ सेंटर ओ एंड करंट I1 I2 shown in figure, द रेशियो ऑफ रेडियाई, मतलब कि R1 बाई R2 आपको दे दिया है 1/2 एंड B1 बाई B2 आपको गिवन है 1/3। देन वैल्यू ऑफ I1 बाई I2 ये आपसे पूछ रहा है। तो आप सिंपल सा देखिए कि B इक्वल टू कितना हो जाता है सेंटर पर, म्यू नोट I बाई ट्वाइस R, मतलब है कि दैट इज B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बाई R,
ये मिल रहा है। तो अगर हम कर ले V1 बाई V2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा I1 बाई R1 इंटू R2 बाई I2 हो जाएगा हमारा। अब I1 बाई I2 हमें निकालना है, V1 बाई V2 का वैल्यू 1/3 गिवन है आपको क्वेश्चन में, R1 बाई R2 का वैल्यू 1/2 है, तो R2 बाई R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दैट इज I1 बाई I2 का वैल्यू कितना हो गया 1/6। दैट इज हमारा जो ऑप्शन बनता है वो बनता है 1। नेक्स्ट, potential energy of body in position A is -40 joule. Work done by conservative force in moving the body from A to B is, ये दे दिया है -20 जूल। गए कहाँ से कहाँ है A to B गए हैं। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इन पोजीशन B। पोजीशन A पर दे दिया है -40 जूल, पोजीशन B पर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो इनिशियल का मतलब UA माइनस UB। वैल्यू पुट कर देते हैं, -20, ये -40 है, ये -U इंटू टी है। दैट इज U इंटू UB का वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा -40 + 20, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट बी दैट इज UB इक्वल टू कितना आ रहा है आपका -20 जूल। दैट इज आपका जो ऑप्शन होता है ऑप्शन 1 -20 जूल।